हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सही होंगे आप लोग। और फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि उनको भी लाभ मिले। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देर नहीं करता हूँ। मैं एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे तो एक बार प्लीज़ देख लें ताकि लाभ वो चीज़ें मिलेगी आपको कंटिन्यूअस। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पुरातत्व के बारे में, तो फादर ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, तो वो चीज़ें मैंने डिस्कस करूंगा कि वो वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। तो मैं एक एक वीडियो इसीलिए डाल रहा हूँ कि आप लोगों को भी समझने में दिक्कत ना हो और चीज़ें कहानी की जैसे हम लोग पढ़ लें, ठीक है। तो हमने पुरातत्व के बारे में देखा था पिछले क्लास में। पिछले क्लास पुरातत्व फादर ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट किसे बोलते हैं ना, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को हम लोग फादर ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, यानी पुरातत्व शास्त्र के भी हम लोग पिता बोलते हैं उसको। और बाकी चीज़ें हमने देखा था उसमें पुरातत्व के बारे में कि कौन कौन सा चीज़ें था। उसके बाद आगे हम लोग देखे था अभिलेख के बारे में। अभिलेख भी हम लोग पढ़ चुके थे। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिले हैं एरन अभिलेख से, किसके शासनकाल में? भानुगुप्त के शासनकाल में, ठीक है। उसके बाद था कि रेशम बुन करके किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो वो आपका मंदसौरी अभिलेख से प्राप्त होता है। बाकी एक भारत वर्ष का जिक्र जो होता है वो किस अभिलेख से होता है, तो मैंने बताया था कि वो हाथी गुफा से अभिलेख हमें प्राप्त होता है। उसके बाद था कि जो शासक और अभिलेख, किस शासक से कौन सा अभिलेख संबंध है, वो भी मैंने आप लोगों को डिस्कस कर रखा था। तो मैं छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ। जैसे कि जो हाथी गुफा है वो कलिंग राजा खरवेल के से संबंधित है, शासक रहते हैं। उसके बाद था एक जूनागढ़ यानी गिरनार अभिलेख जो रुद्रदामन के नाम जो शासक रहते हैं उससे संबंधित है। और उसके बाद था कि नासिक अभिलेख जो है गौतमी बलशीर से है। उसके बाद प्रयाग शतम्भ है। प्रयाग शतम्भ जैसे कि मैंने बताया था कि समुद्र के किनारे जो है वो किससे? समुद्रगुप्त से संबंधित हो गया। उसके बाद था कि देवपाड़ा का एक लास्ट में था, देवपाड़ा का अभिलेख जो था वो किससे संबंधित? बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित था। तो ये चीजें हमने आपको डिस्कस कर रखा था। आई होप आपको ये क्लियर होगा आपको। फिर उसके बाद जो था और भी थे इसमें बहुत सारे, स्कंदगुप्त के द्वारा भी लिखी गई हैं। भित्री शतम्भ जो है ये भी एक अभिलेख है। तो मैंने बताया है वो चीजें आप लोग वीडियो देख कर आप लोग क्लियर कर सकते हैं वो चीजों को, ठीक है। फिर आप वीडियो बड़ा नहीं हो उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है क्या? सिंधु सभ्यता, ठीक है। सिंधु सभ्यता से हम थोड़ा से बारे में पढ़ेंगे। देखो, सिंधु सभ्यता एक बहुत बड़ी सभ्यता है। प्राचीन भारत के बारे में हमें जानकारियां बहुत चीजें इससे मिलती हैं। सिंधु सभ्यता बोले तो एक तरह से बोल सकते हो आप कि भारत का जो है इतिहास के बारे में एक हमारा शान है ये, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता की सबसे पहले बात करते हैं। तो सिंधु सभ्यता जो है वो कहाँ से हमें मिलते हैं प्राप्तियां, जैसे कैसे कहाँ फैली हुई थी सिंधु सभ्यता, तो वो चीजें हमने डिस्कस कर रखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बोर्ड पे लिखा है वो देख सकते हैं, एक मैंने मैप बना रखा है कि ये आपका जो है पूरब है, ये आपका पश्चिम है, ये उत्तर है और ये आपका दक्षिण है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि देखो सिंधु सभ्यता के जो है वो हमें जानकारियां प्राप्त होती है कहाँ से फैला हुआ था। तो देखो उत्तर में जो है वो चिनाब नदी पे, कौन सा? उत्तर में चिनाब नदी जो मंदा में है वो अभी वर्तमान में कहाँ है? कश्मीर में, यानी जम्मू कश्मीर में। उत्तर में आपको ध्यान रखना, चिनाब नदी कहाँ हो गया? जम्मू कश्मीर। तो उत्तर में कहाँ पे? मंदा है एक जगह, जो कि वर्तमान में वो कौन सा जगह है? जम्मू कश्मीर है। यहाँ तक ये फैला हुआ था। उसके बाद जो है दक्षिण में आते हैं। तो दक्षिण में देखो गोदावरी नदी के तट तक दाइमाबाद एक जो जगह था, वर्तमान में ये है अहमदनगर, ये महाराष्ट्र में अभी वर्तमान में है। दाइमाबाद जो है वो अहमदनगर जगह था और ये वर्तमान में अभी महाराष्ट्र में अभी उपलब्ध है, ठीक है, यानी है। उसके बाद जो है पश्चिम में आते हैं। तो पश्चिम में दाशिक नदी के किनारे, पश्चिम में कैसा? दाशिक नदी के किनारे, ऐसे आप याद कर सकते हो। उत्तर में चिनाब नदी के या मंदा के कौन सा है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। और दक्षिण में जो है गोदावरी नदी के तट तक कौन सा? दाइमाबाद के जो है अहमदनगर वर्तमान में कौन जगह है? महाराष्ट्र में, ठीक है। और
पश्चिम में जो है दाशक नदी जो है सुतकंडो जगह है, वर्तमान में जो है बलूचिस्तान एक जगह है, बलूचिस्तान तक ये दाशक नदी के किनारे सुतकंडो था। उसके बाद है पूर्व में है हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जो वर्तमान में आपका उत्तर प्रदेश में है, यानी जिला मेरठ में है, अभी वर्तमान मेरठ में है ये, ठीक है। तो इतने दूर तक ये क्या था, सिंधु सभ्यता का एक फैलाव था, विस्तार था इतने दूर तक। आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो सिंधु सभ्यता की बात आती है कि सिंधु सभ्यता जो है वो कैसा था। तो सिंधु सभ्यता एक आदि ऐतिहासिक या कांस्य युग में इसको रखा गया है, और यहाँ के जो सभ्यता के यानी मुख्य निवासी लोग जो थे वो आपका कैसा था, निवासी लोग द्राविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे, क्योंकि सागर के किनारे बसे हुए थे, देख सकते हो आप। यहाँ पे हिंडन नदी है, फिर दाशक नदी है, फिर इधर चिनाब नदी है, इधर गोदावरी नदी है, तो इसलिए इसको भूमध्य सागर के और मुख्य निवासी जो है वो द्रविड़ कहलाए, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़े। तो उसके बाद देखो, उसके बाद जो है आता है कि सिंधु सभ्यता को जो है हम आकलन कैसे करते हैं कि ये इसका टाइम कैसे चला है। तो आकलन एक आता है मतलब पद्धति है जिससे मापा जाता है, तो एक उसका नाम है रेडियो कार्बन, ठीक है। रेडियो कार्बन के ये इसे बोल सकते हैं नवीन एक विश्लेषण पद्धति है, जिसके द्वारा सिंधु सभ्यताओं के समय के बारे में हम पता कर सकते हैं। तो सिंधु सभ्यता के जो तिथि मानी गई है, मतलब डेट माना गया, वो 2400 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व तक इस सिंधु सभ्यताओं का टाइम पीरियड माना गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि सिंधु सभ्यता का जो खोज किया गया वो किसके द्वारा किया गया। तो सर राय बहादुर दयाराम साहनी सन 1921 में इन्होंने खोजा था। कौन खोजा था? सिंधु सभ्यता को जो खोज की है वो कौन है? राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 में खोजे, ठीक है। और बात ये भी आता है कि जो टाइम पीरियड ये माना गया, थोड़ा सा ध्यान देना पीछे बात में, कि जो टाइम पीरियड ये कैसे माना गया। रेडियो कार्बन जो है ये भी आपसे पूछ लेते हैं कि रेडियो कार्बन के द्वारा सिंधु सभ्यता के टाइम पीरियड 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक, कैसा 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व जो रेडियो कार्बन है, इसको हम लोग संपूर्ण में बोलते हैं, सिंपल सी भाषा में बोलते हैं C14। तो C14 जो थी वो C14 को खोज किसने किया, ये भी आपसे पूछ लेता है। तो C14 जो खोजा गया था वो अमेरिका के एक वैज्ञानिक है रसायन शास्त्र के, जिनका नाम था V.F. लीवी। उनका नाम क्या था? V.F. लीवी। क्या नाम था? V.F. लीवी 1946 में इस पद्धति को खोजा था। क्या नाम था? V.F. लीवी। क्या नाम था? V.F. लीवी 1946 में इन्होंने क्या किया, इस पद्धति को खोज लिया, और इसी पद्धति से सिंधु घाटी की सभ्यता का पता लगा कि इतने टाइम पीरियड है। आई होप ये इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है कि जब इन्होंने क्या बोलते हैं 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा ही खोज लिया गया कि हाँ भैया ये आपका सिंधु सभ्यता का बहुत सारी जानकारियां इन्होंने प्राप्त किया, और इन्होंने ही बताया कि ये सिंधु सभ्यता की ये विस्तार है। उसके बाद जो ये ध्यान रखना कि सर 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा ये खोजा गया। उसके बाद आता है कि जो सर जॉन मार्शल ये भी हैं, ये भी पुरातत्व से बहुत बड़ा साक्ष्य रखते हैं, सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल ये क्या करते हैं कि ये अभी रहते हैं पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग। देखो पुरातत्व हम लोग पीछे पढ़ चुके थे, पुरातत्व क्या है ये आपको बताना नहीं पड़ेगा। तो जो है सर जॉन मार्शल पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के क्या रहते हैं? महानिदेशक रहते हैं, जो 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता को कैसे मानते हैं? नगरीय सभ्यता मानते हैं। और इन्होंने वो चीजें दिलाया कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता है, ठीक है, 1924 में। उसके बाद सिंधु सभ्यता या संदेह सभ्यता क्या आता है? सिंधु सभ्यता को या आप क्या बोल सकते हैं? संदेह सभ्यता भी बोल सकते हैं। तो सिंधु सभ्यता को आप संदेह सभ्यता भी बोल सकते हैं। कैसा बोल सकते हैं? सिंधु सभ्यता को आप संदेह सभ्यता भी बोल सकते हैं। तो ये कैसा सभ्यता थी? ये आपका नगरीय सभ्यता। अब नगरीय सभ्यता जो है वो किसने बोला? सर जॉन मार्शल के द्वारा 1924 में इसे प्राप्त हुआ कि ये एक नगरीय सभ्यता थी। और इस सिंधु सभ्यता में 6 बड़े शहर माने गए, 6 बड़े नगर माने गए। अब ये जो 6 बड़े नगरों की क्या किया गया? संज्ञा दिया गया। अब 6 जो बड़े नगर जो हैं वो आपका एक है मोहनजोदड़ो,
दूसरा आपका हड़प्पा, तीसरा आपका गाड़ी वाला, और चौथा आपका राखीगढ़, और पांचवा आपका धौलावीर, और छठा जो है वो आपका कलिबंगन। यानी 6 बड़े नगर को क्या माना गया, संज्ञा दिया गया कि सिंधु सभ्यता में 6 बहुत बड़े नगर थे उस टाइम के पीरियड में। ठीक है, आई होप वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी में क्लियर करा रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है। तो 6 बड़े नगर हो गए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गाड़ीवाला, और राखीगढ़, धौलावीर, कलिबंगन। अब देखो जो धौलावीर है, वो धौलावीर क्या किया गया कि धौलावीर को मतलब भारत में धौलावीर एक जगह है। ये इन्होंने इसको क्या किया गया कि यूनेस्को द्वारा यूनेस्को द्वारा 2021 में ये विश्व विरासत में शामिल किया गया। किसको, धौलावीर को। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। तो धौलावीर जो है यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत में शामिल किया। ठीक है, और धौलावीर जो है सिंधु घाटी का, ये भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के साइट है। कैसा है, एक साइट है ना। और ये जो है, अब बात आता है कि सिंधु सभ्यता जो है वो मतलब सबसे ज्यादा कौन कौन सा नगर हो गए, 5-6 नगर हो गए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गाड़ीवाला, और राखीगढ़, धौलावीर। ध्यान में रखना, कलिबंगन। तो अब जो है स्वतंत्रता पश्चात, यानी भारत के जो स्वतंत्रता पश्चात यानी स्वतंत्रता के बाद जो है वो हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो खोजे गए हैं वो गुजरात में खोजा गया है। कहाँ पे खोजा गया है, गुजरात में खोजा गया है। तो स्वतंत्र, ये क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, स्वतंत्रता पश्चाती के बाद हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक किस जगह पे स्थल खोजा गया है, तो वो आपको ध्यान रखना है, गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात क्या हो गया आपका, हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक खोजे गया है। अब सिंधु घाटी की सबसे बड़ी स्थल जो थी, सिंधु घाटी उसमें जो था उसका सबसे बड़ा स्थल जो था, बड़े स्थल माना गया, उसको माना गया मोहनजोदड़ो को। किसको माना गया, मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल माना गया। जबकि भारत में बड़ा स्थल राखीगढ़ को माना गया है ना। भारत में राखीगढ़ को सबसे बड़ा स्थल माना गया, जो कि अभी जो स्थित है वो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो लोथल और सुतुकेंद्रो जो है, ये वाला जो है सुतुकेंद्रो, यानी लोथल और सुतुकेंद्रो जो है वो क्या है, सिंधु घाटी का बहुत बड़ा बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है, लोथल और सुतुकेंद्रो जो है वो सिंधु घाटी का बंदरगाह माना गया। किसको माना गया, लोथल और सुतुकेंद्रो। और उसके बाद जो है कि आता है कि जो मतलब जोते हुए खेत को नक्शेदारी ईंटों का प्रयोग का सबसे पहला साक्ष्य जो मिला हमें, वो कहाँ से मिला, तो कलिबंगन से मिला। कहाँ से मिला हमें, कलिबंगन से मिला। उसके बाद आता है कि अग्निकुंड लोथल एवं कलिबंगन से प्राप्त हुआ। कैसे पता हुआ, अग्निकुंड जो है वो कहाँ से हमें प्राप्त हुआ, लोथल और कलिबंगन से हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, और एक और बात आता है कि मोहनजोदड़ो जो है वो क्या है कि यहाँ से हमें एक सील की 3 मुख वाले देवता मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, एक सील का 3 मुख वाले देवता मिलते हैं, जिसका नाम पशुपतिनाथ की मूर्तियां हमें प्राप्त होती हैं। एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति की मूर्ति मिली है। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली हमें, मोहनजोदड़ो से। एक सिर पर 3 मुख वाले देवता की हमें क्या मिली, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिसके चारों तरफ क्या मिलते थे, उसके चारों तरफ हाथी, गंडा और चीता विराजमान के दर्शाया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कहाँ से मूर्ति मिली है, कहाँ से मिली है, कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से हमें नर्तकी की एक मूर्ति मिली। उसके बाद जो है हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सिंह के पशु का आकलन मिलता है। कहाँ पे, देखो हड़प्पा में एक मोहर है, मोहर समझ रहे होंगे आप लोग। तो मोहर से क्या, मोहर पे एक सिंह के पशु का आकलन मिला। इससे क्या है कि उसमें यहाँ से प्राप्त आयताकार एक मोहर है, स्त्री की गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया। कहाँ से, तो हड़प्पा से दिखाया गया। और मन के बनाने के कारखाना जो है वो लोथल और सुनहैदड़ो से प्राप्त मिलते हैं हमें, लोथल और सुनहैदड़ो से। उसके बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता की लिपि जो है, लिपि मतलब समझ रहे हो ना, अभी मैंने बताया था कि लिपि जो है वो भावचित्रमात्मक थी। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार मैं आप लोगों को जाते समय में रिवीजन करा देता हूँ।
और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलो एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ आप सबको। अब थोड़ा फास्ट में नहीं कराऊंगा, थोड़ा स्लो में कराऊंगा। मैं थोड़ा फास्ट में करा दिया कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो, सिंधु सभ्यता जो है वो सिंधु सभ्यता को हम क्या कहते हैं, तो सिंधु सभ्यता बहुत बड़ी एक विस्तार थी जो कि भारत के एक सबसे बड़े मतलब बोल सकते हैं कि ये प्राचीन सभ्यता थी। ठीक है, तो हम लोग प्राचीन के बारे में पढ़ भी रहे हैं। तो देखो, सिंधु सभ्यता जो है वो बहुत बड़ी विस्तार कहाँ कहाँ से था। उत्तर में चिनाब नदी, कहाँ पे, मंदा है जो जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण में जो आते हैं गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के तट पर एक दाइमाबाद जगह है जिसे हम लोग अहमदनगर जो है वो अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में उपस्थित है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। इसको अगर ध्यान रखना, उत्तर में चिनाब नदी, चिनाब के यानी मंदा यानी जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में नीचे आओगे तो दक्षिण में क्या है कि दाइमाबाद जो है एक शहर है जो गोदावरी नदी के तट पे है, जो अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में, जिसे हम अहमदनगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, पश्चिम में आओगे तो पश्चिम जो है वो दाशक नदी के किनारे हो जाती है, जिसका नाम है सुतकेंद्रो, वर्तमान में जो है वो बलूचिस्तान में स्थित है। उसके बाद आओगे पूरब में, तो पूरब में जो है हिंदर नदी के किनारे, हिंदर नदी के किनारे एक क्या है, आलमगीरपुर है जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, जिला मेरठ में। ठीक है, आयोग इतने दूर तक ये क्या था, सिंधु सभ्यताओं की विस्तार थी। और उसके बाद जो है सिंधु सभ्यता को हम क्या बोल सकते हैं, तो सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक या कांस्य युग में हम रख सकते हैं। यहाँ की जो सभ्यता यानी मुख्य क्या बोलते हैं, सभ्यता के मुख्य निवासी जो थे वहाँ के, ये क्या थे कि द्राविड़ या भूमध्य सागर थे। कैसे थे, भूमध्य सागर। अब देखो जो है इस सभ्यता को हम टाइम पीरियड कैसे हम निकालते हैं, तो एक रेडियो कार्बन आता है। रेडियो कार्बन यानी नवीन विश्लेषण पद्धति है, जिसके कारण ये क्या करते हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यताओं का तिथि यानी टाइम पीरियड हम पता कर सकते हैं कि ये कितनी पुराने हमारे सभ्यता थी। तो रेडियो कार्बन जिसको हम बोलते हैं C14 के द्वारा हम इससे आकलन किए कि इसका जो टाइम पीरियड था वो 24 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व तक हमारा सिंधु सभ्यता की टाइम पीरियड रहा। अब जो बात आता है कि C14 की जो बात आ गई, तो C14 की बात आ गई, तो C14 एक कार्बन 14 इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन 14 कि इसकी खोज जो है अमेरिका के एक वैज्ञानिक है, रसायन शास्त्र, जिनका नाम है V.F. लेवी, जो 1946 में इस पद्धति को खोजते हैं और इसी पद्धति से हमें सिंधु घाटी की सभ्यता की टाइम का पीरियड पता चलता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो है सिंधु घाटी की जो सिंधु सभ्यता की जो खोज की है वो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोजा गया है। आई होप ये इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जो पॉइंट, वो आता है कि सर जॉन मार्शल जो है वो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के एक महानिदेशक रहते हैं। वो 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता के मान्य दे दिया। उसके बाद आता है कि सिंधु घाटी जो सिंधु सभ्यताओं में 6 बहुत बड़े नगर थे। वो 6 बड़े, पहला था मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा आपका गाड़ीवाला, चौथा आपका राखीगढ़, पांचवा आपका धौलावीर, छठा आपका खलीबगढ़। यानी 6 बड़े नगर को बहुत बड़ा नगर माना गया। अब 6 बड़े नगर इस क्रम में आपका है कि हड़प्पा पहले आता है, पहला आपका मोहनजोदड़ो आता है, दूसरा आपका हड़प्पा आता है, तीसरा आपका गाड़ीवाला आता है, उसके बाद आपका राखीगढ़ आता है, उसके बाद धौलावीर आता है, उसके बाद आपका खलीबगढ़ आता है, यानी लास्ट में खलीबगढ़ आता है। इस श्रेणी में आपको अगर याद है तो वो भी ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, 6 बार आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो है कि जो धौलावीर जो है वो भारत में है। क्या है, भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता की साइट मानी गई है धौलावीर, जिसे यूनेस्को में 2021 में इसे विश्व विरासत में शामिल कर लिया। ठीक है, धौलावीर को। उसके बाद जो आता है कि स्वतंत्रता पश्चात के बाद सबसे ज्यादा हड़प्पा संस्कृति यानी संस्कृति कला के बारे में बोल सकते हैं आप कि हड़प्पा स्वतंत्रता पश्चात के बाद जो आता है कि हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक मतलब स्थल कहाँ खोजा गया है, तो वो आपको गुजरात में खोजा गया कि जब स्वतंत्रता हमें मिल गई उसके बाद में हड़प्पा संस्कृति के बारे में जो खोजा गया सबसे ज्यादा स्थल मिली वो गुजरात में हमें प्राप्त हुई। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो है कि
सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा जो स्थल माना गया वो माना गया मोहनजोदड़ो को। कौन सा माना गया? मोहनजोदड़ो को। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा जो स्थल माना गया वो हमें माना गया किसको? तो मोहनजोदड़ो को सबसे बड़ा स्थल माना गया। जबकि भारत में इसको देखा जाए तो राखीगढ़ को माना गया। किसमें? भारत में राखीगढ़ को माना गया। अभी जो है वो घग्गर नदी के किनारे हरियाणा जिला के हिसार जिले में स्थित है। कहाँ पे है? हरियाणा का हिसार जिला में स्थित है। अब बात आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाहों का भी मान्य उतना ही है जितना कि ये एक तरह से बड़े शहर थे। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो बंदरगाह माना गया लोथल और सुतकंदड़ू को। लोथल और सुतकंदड़ू को क्या माना गया? सिंधु सभ्यता को बंदरगाह माना गया। तो आपको ध्यान में रखना, लोथल सुतकंदड़ू क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है। उसके बाद जो है कि जोते हुए खेतों के लिए जोते हुए खेत और ईट नक्शाधारी ईटों का प्रयोग सबसे ज्यादा, मतलब साक्ष्य जो मिले हमें कहाँ से मिले? वो कलीबंगन से मिल गए। तो देखो ये तो हमारे पास शहर थे। अब क्या था कि इसमें जोते हुए खेतों और नक्शाधारी ईटों का प्रयोग जो हमें इन शहरों में से किस शहर में मिला? तो हमें कालीबंगन से जोते हुए खेत और नक्शाधारी ईटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अग्निकुंड जो है वो अग्निकुंड एक था सिंधु घाटी की सभ्यता का। तो अग्निकुंड हमें किस जगह से प्राप्त हुए? तो अग्निकुंड लोथल और आपका कालीबंगन, यही ध्यान में रखना है। लोथल और कालीबंगन एक जगह है। तो ये क्या था? इस जगह से हमें अग्निकुंड की प्राप्ति होती है। तो लोथल कालीबंगन कहाँ? अग्निकुंड से संबंधित हो गए। ठीक है। और बंदरगाह किससे संबंधित? लोथल और सुतकंदड़ू। बंदरगाह लोथल और सुतकंदड़ू ये क्या हो गया? आपका बंदरगाह से संबंधित हो गया। और अग्निकुंड कहाँ से प्राप्ति? लोथल और कालीबंगन से अग्निकुंड की हमें प्राप्ति हो गई। अब बात आता है कि मोहनजोदड़ो में ये जो बंदरगाह थे इनमें से नगर थे, मोहनजोदड़ो एक जो था यहाँ से एक क्या हो गया कि एक सील पे 3 मुख वाले देवता, मोहनजोदड़ो से एक सील पे 3 मुख वाले देवता यानी पशुपति की मूर्ति हमें प्राप्त होती है, जिसका मतलब चारों तरफ क्या है कि हाथी, गंडा और चीता की विराजमान दर्शाया गया है। यानी एक सील पर 3 मुख वाले देवता कहाँ से मिल गए हमें? मोहनजोदड़ो से। उसके बाद आता है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। नर्तक मतलब समझ रहे हो ना? नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो मिली हो वो कहाँ से मिल गई हमें? मोहनजोदड़ो से मिल गई। और उसके नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हड़प्पा ये जो शहर था ये बड़े नगर था। हड़प्पा में एक मोहर पे एक सींग की पशु का आकलन मिला है। वहां पे उस मोहर पे स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। ठीक है। हड़प्पा से, ये ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद जो है मन के बनाने के कारखाने। अब मन के बनाने के कारखाने भी हमें प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? तो लोथल और चनुगोदड़ो से हमें मन के बनाने के जो कारखाने हमें प्राप्त होते हैं वो कहाँ से होते हैं? लोथल और चनुगोदड़ो। कहाँ से? लोथल और चनुगोदड़ो से हमें प्राप्त होते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यताओं की लिपि जो है मानी गई हमें भावचित्रात्मक। कैसा माना गया? भावचित्रात्मक। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं इस पार्ट में इतना ही हम कवर करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आप लोगों की तैयारी बेहतर तरीके से चल रहा होगा और थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक